हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए तीसरा मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। इसमें है जो कि आपकी पार्ट ए से संबंधित कुल 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और पार्ट बी से संबंधित कुल 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पूरा मॉडल पेपर दोस्तों आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित होगा और आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि वे दो मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले, देखना तेरी सफलता तेरी खुद कहानी बन जाएगी। आप दोस्तों जब तक सफल नहीं होगे दोस्तों, तब आप पर दोस्तों लोग हंसेंगे और लोग ये भी कहेंगे दोस्तों कि ये तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर आपको जवाब देना नहीं है दोस्तों, वहाँ पर आपको जवाब नहीं देना दोस्तों। वहाँ पर है जो कि आपकी सफलता जवाब देगी दोस्तों, चिल्ला चिल्ला कर देगी दोस्तों। बस आपको तो निरंतर मेहनत करनी है और पसीना बहाना। जितना पसीना बहाओगे दोस्तों, मंजिल आपकी उतनी ही करीब आती जाएगी। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपका बचपन गरीबी में गुजरता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, सह लेना जैसे तैसे करके। लेकिन आपके माँ बाप का बस बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इतनी शिद्दत से है जो कि मेहनत आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, जैन कीर्ति स्तंभ कौन से तीर्थकार को समर्पित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, जैन कीर्ति स्तंभ कौन से तीर्थकार को समर्पित है? हाँ जी, जल्दी से बताइए। तो किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मुहणोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने बताया है? याद करो दोस्तों, याद है आपको मुहणोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने बताया है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। एक्चुअली में दोस्तों हमने आपके लिए इस तरीके से मॉडल पेपर तैयार किया है दोस्तों, ताकि दोस्तों जो भी आपने सिलेबस पूरा तैयार किया दोस्तों आरपीएससी यूआरओ का, उनमें जो भी आपका एक आधा टॉपिक दोस्तों छूट चुका है, वो भी है जो कि इस मॉडल पेपर में आपका कवर होने वाला है। तो पूरी क्लास को दोस्तों शिद्दत के साथ पढ़ना। और जल्दी से बताइए दोस्तों, मुहणोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने बताया था? याद करो दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? जल्दी से बताइए दोस्तों, मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? तो याद है दोस्तों आपको, मौर्य काल में राजस्थान है जो कि आपका अपर जनपद में आता था। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस ठिकाने के शासक को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं दिया गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस ठिकाने के शासक को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं दिया गया था? याद करो दोस्तों, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, इन तीन ठिकानों को है जो कि तोपों की सलामी का कोई अधिकार नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों लावा कहाँ पर था, दोस्तों लावा है जो कि आपका टोंक में, और दोस्तों कुशलगढ़ है जो कि बांसवाड़ा में, और नीमराणा है जो कि अलवर में। और ये ठिकाने कहाँ पर थे तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस सूफी संत को मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया? याद करो दोस्तों जल्दी से, किस सूफी संत को मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि एलचीपुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? याद है दोस्तों आपको, एलचीपुर महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, इसीलिए है जो कि इनका क्वेश्चंस बनाया है। और ये क्वेश्चंस दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। एलचीपुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से प्रदेश रामायण व महाभारत काल में मौजूद थे? याद करो दोस्तों, राजस्थान के कौन से प्रदेश रामायण व महाभारत काल में मौजूद थे? जल्दी से बताइए। मरु जंगल व मत्स्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कौन सी माता का प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ में स्थित है?
याद करो दोस्तों, कौन सी माता का प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ में है? जल्दी से बताइए दोस्तों। भंवर माता का, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भंवर माता का मंदिर है जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि इतिहास प्रसिद्ध संयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? याद है दोस्तों आपको संयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? कन्नौज की। और किसकी पुत्री थी दोस्तों? जयचंद गढ़वाल की। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था? याद करो दोस्तों, चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था? 1534 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का पहला साका दोस्तों कब हुआ था? 1301 में। किसने जोहर किया था? हमीर देव चौहान की पत्नी ने जोहर किया था। उस पत्नी का क्या नाम था? आप कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान की किस रियासत का शासन हेस्टिंग की आश्रित पार्थक्य नीति का शिकार नवंबर 1817 में हुआ? याद करो दोस्तों, राजस्थान की किस रियासत का शासन हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति का शिकार नवंबर 1817 में हुआ था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। करौली, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्यों की विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्यों की विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था कब लागू की गई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1832 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई? याद करो दोस्तों, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों। अजमेर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के साथ मित्रता की पहली संधि कब की गई थी? याद है दोस्तों आपको अंग्रेजों के साथ मित्रता की पहली संधि कब की गई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों। 1803 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी? याद है दोस्तों आपको राजस्थान के किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी? याद करो दोस्तों, किसने की थी? विजय सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस राज्य के साथ की गई संधि को पुनः संशोधित किया गया था? अति महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए दोस्तों जल्दी से। किस राज्य के साथ की गई संधि को पुनः संशोधित किया गया था? याद करो दोस्तों, कोटा के साथ जो संधि हुई थी उन्हें है जो कि पुनः संशोधित किया था। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, चिंता मत करो आप। इसकी पीडीएफ है जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर है जो कि इस पूरी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अंतिम एजीजी एवं अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर कौन थे? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान के अंतिम एजीजी व अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर याद करो दोस्तों कौन थे? हीरानंद शिवदासानी थे। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि सुरक्षा घेरे नीति यानी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का प्रतिपादन किसने किया था? याद करो दोस्तों, किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है
कि बीकानेर के किस नरेश ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा की संधि की थी? याद करो दोस्तों, बीकानेर के किस शासक ने? जल्दी से बताइए। हाँ जी, सूरत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? याद करो दोस्तों, कौन सी छावनी थी? नसीराबाद थी। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या था, हमारे पास दोस्तों एजुकेशन ऐप की सुविधा ना होने के कारण दोस्तों मैं आपके लिए ये मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। मैंने दोस्तों एक दिन देखा था आपकी EURO के दोस्तों रिलेटेड सिलेबस देखा था। मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा दोस्तों, बहुत महंगे महंगे कोर्स कर रखे थे दोस्तों। पार्ट बी से संबंधित तो बहुत महंगे महंगे कोर्स, और पार्ट ए से संबंधित मुझे पता है दोस्तों मिडिल क्लास के लोगों के पास दोस्तों ये नहीं होते हैं दोस्तों, है ना, इतने पैसे दोस्तों। तो हमने दोस्तों निर्णय लिया क्यों ना आपके लिए दोस्तों फ्री क्लासें चलाई जाए। तो पार्ट बी से संबंधित दोस्तों हमने पूरी क्लासें ले रखी है और उनकी अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है। और पार्ट ए से संबंधित वैसे तो राजस्थान जीके है वो आपने तैयार कर लिया होगा, और ये मॉडल पेपर है जो कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आपके लिए जो भी है दोस्तों बस फ्री कर रखा है। बस आप निरंतर मेहनत जारी रखें दोस्तों, अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करने के लिए दोस्तों पूरी जी जान लगा दो दोस्तों। लगा दो आग पानी में दोस्तों, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो अपना सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने ही दुर्ग में बंदी के समान हो गई? या समाज नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, समान न है। यानी 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने ही दुर्ग में बंदी के समान हो गई? याद करो दोस्तों, कोटा। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध किस छावनी से है? याद है दोस्तों आपको, सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध है जो कि नीमच सैनिक छावनी से है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि तात्या टोपे को शरण देने के कारण अंग्रेजों ने किस किले को बारूद से उड़ा दिया? अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद करो दोस्तों, तात्या टोपे को शरण देने के कारण किस किले को बारूद से उड़ा दिया गया था? तो बाबूसरगढ़ को। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस रियासत के सैनिकों ने दिया? याद है दोस्तों आपको, किस रियासत के सैनिकों ने दिया? आउवा की रियासत वाले सैनिकों ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान की द्वितीय भामाशाह कौन थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद है दोस्तों आपको, राजस्थान की द्वितीय भामाशाह कौन थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी? जल्दी से बताइए दोस्तों। अमरचंद बाठिया थे। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था? याद है दोस्तों आपको, किस स्थान पर था? तो अजमेर में था। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? याद करो दोस्तों, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताइए। मेहराब खान और जयदयाल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मेजर बर्टन 1857 की क्रांति के किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था?
तो जल्दी से बताइए दोस्तों, मेजर बर्टन 1857 ईस्वी की क्रांति में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? या थोड़ा मिसप्रिंट हुआ दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट कर लेना ना। पॉलिटिकल एजेंट था, किसका था दोस्तों? कोटा का था। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा शहर था प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध? याद है दोस्तों आपको, झालावाड़ था। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे माना जाता था? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे माना जाता था? जी बिल्कुल, पंडित झाबरमल शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा था? याद है दोस्तों आपको कौन सा पत्र था? सेवक। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? याद करो दोस्तों, कहाँ पर की गई थी? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना ना। मैं हर मॉडल पेपर में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? कब की गई राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों? जल्दी से बताइए। 1919 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद है दोस्तों आपको, राजस्थान का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? आगी बाण। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? याद है दोस्तों आपको कहाँ से होता था? उदयपुर से। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? याद है दोस्तों आपको, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्धा में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हरिजन शिक्षा के लिए किस पाठशाला की स्थापना की गई थी? याद है दोस्तों आपको, हरिजन शिक्षा के लिए किस पाठशाला की स्थापना की गई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो कबीर पाठशाला की। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों, दामोदर दास राठी को है जो कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक तो दोस्तों भामाशाह में दो क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। एक तो थे ना दोस्तों वो 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर सहायता की थी, वो राजस्थान की द्वितीय भामाशाह थे अमरचंद भाटिया। और एक है जो कि आप इन्हें याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला है कि मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक कौन थे? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों, राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक कौन थे? तो केसरी सिंह बार्ड थे। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका
कि बीकानेर में आज़ादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो याद करो दोस्तों, बीकानेर में आज़ादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। वैद्य मग्घाराम को। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक के रचयिता कौन है। याद करो दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक के रचयिता कौन है। कौन है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद करो दोस्तों, संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वर्धा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। याद करो दोस्तों, वर्धा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। बिसाऊ से होती थी। और बिसाऊ कहाँ पर है दोस्तों, चूरू में है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि अजमेर में स्वदेशी आंदोलन को किसने गति प्रदान की। याद करो दोस्तों, अजमेर में स्वदेशी आंदोलन को किसने गति प्रदान की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म स्थल कौन सा है। याद करो दोस्तों, कौन सा जन्म स्थल है। पोखरण है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और इसे भी छाप के रखिएगा दोस्तों कि पोखरण है जो कि जैसलमेर में स्थित है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजपूताना के किस राजघराने ने दोस्तों प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। याद करो दोस्तों, किसने दे रखा था। तो झालावाड़ ने दे रखा था। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसने की थी। याद करो दोस्तों, मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताइए। श्री लालचंद जैन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि बर्ड किसान आंदोलन यानी बर्ड आंदोलन जो बूंदी में हुआ था उसमें किस जाति का सर्वाधिक योगदान है। याद है दोस्तों आपको, बर्ड किसान आंदोलन में किस जाति का सर्वाधिक योगदान है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो उसमें है जो कि गुर्जर जाति का सर्वाधिक योगदान है। और धाकड़ जाति का योगदान सर्वाधिक किस आंदोलन में है दोस्तों, इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। याद करो दोस्तों, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, जल्दी से बताइए दोस्तों। के.एम. मुंशी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन रहे। याद है दोस्तों आपको, बड़ा सिंपल सवाल है दोस्तों और बार बार एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन रहे थे। हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान की किस रियासत ने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। याद है दोस्तों आपको, किसने है जो कि बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो धौलपुर ने किए थे बाद में। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान संभाग के किस राज्य की नरेश ने सर्वप्रथम अंग्रेजों में
सर्वप्रथम दोस्तों भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? याद करो दोस्तों, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? किसने किए थे सर्वप्रथम? बीकानेर ने। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राज प्रमुख को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? राज प्रमुख को राज्यपाल का, राज्यपाल यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ दोस्तों, राज प्रमुख को राज्यपाल का पदनाम कब दिया दोस्तों? 1956 को दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? याद करो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। याद है दोस्तों आपको? मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान, राजस्थान संघ और राजस्थान वर्तमान स्वरूप में। तारीख याद है ना दोस्तों आपको? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और डेट क्या थी दोस्तों? 3, 48, 2, 49, 1, 50 और 1, 56। इस तरीके से दोस्तों आपको याद होगी ना, तभी दोस्तों आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो याद करो दोस्तों, संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो भूपाल सिंह को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम क्या था? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या नाम था जिसका? धारा सभा था। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। मैं आपका टाइम दोस्तों ख़राब नहीं करना चाहता हूँ ना, बस आपके दोस्तों इसमें पूरी तरीके से दोस्तों आपका आंकलन होना चाहिए दोस्तों कि मैंने किस तरीके से है जो कि अपना सिलेबस तैयार किया है। बस जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। वृद्ध राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसे बनाया गया था? तो जयपुर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि स्वतंत्रता के समय कौन सा ठिकाना राजस्थान में नहीं था? याद है दोस्तों आपको? कुशलगढ़ तो था ही, कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और नीमराना भी था ही दोस्तों, अलवर में। और एक था दोस्तों ठिकाना लावा, और वो ठिकाना कहाँ था दोस्तों? टोंक में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर छापना दोस्तों, लावा। थोड़ा सा दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय है जो कि भरतपुर ठिकाना नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? याद है दोस्तों आपको? महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए दोस्तों। शांता त्रिवेदी ने। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि वागड़ की बाँ के नाम से किसे जाना जाता है? याद है दोस्तों आपको? वागड़ की बाँ के नाम से है जो कि मणिबहन पांड्या को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मूसी महारानी का संबंध किस रियासत से था? याद है दोस्तों आपको? मूसी महारानी का संबंध किस रियासत से था दोस्तों? अलवर रियासत से था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मूसी रानी की छतरी का निर्माण भी करवाया था दोस्तों महाराजा वीर सिंह ने। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन थी दोस्तों? सुजा राजपुरोहित। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि महिला प्रजामंडल किस प्रजामंडल की सहयोगी संस्था थी? याद है दोस्तों आपको? महिला प्रजामंडल किस प्रजामंडल की सहयोगी संस्था थी? बांसवाड़ा प्रजामंडल की ये सहयोगी संस्था थी। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? याद करो दोस्तों, किसने किया था? तो बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन
आंदोलन में दोस्तों महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नारायणी देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए कहाँ पर की थी? भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि क्रांतिकारी ज्वाला प्रसाद शर्मा किस जिले के थे? याद है दोस्तों आपको क्रांतिकारी ज्वाला प्रसाद शर्मा किस जिले के थे? जल्दी से बताइए। अजमेर जिले के थे। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? याद है दोस्तों आपको राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी को। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान का जतिन दास किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? याद करो दोस्तों, राजस्थान का जतिन दास किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि माहेश्वरी नवयुवक मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से माना जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। माहेश्वरी नवयुवक का संबंध दोस्तों किस प्रजामंडल से माना जाता है? तो जैसलमेर से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1906 ईस्वी में बिजोलिया के ठिकानेदार किशन सिंह ने किसानों पर कौन सा नया कर लगाया था? याद है दोस्तों आपको कौन सा नया कर लगाया था? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो चंवरी कर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा का संबंध किस राज्य से था? जल्दी से बताइए दोस्तों। ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा का संबंध किस राज्य से था? तो भरतपुर से था। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य की दीवान थे? एक तो दे दोस्तों आपको आपके टीवी राघवाचार्य और एक वीटी कृष्णामाचारी, ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप बताओ दोस्तों जल्दी से, वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये है जो कि जयपुर राज्य की दीवान थे। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्म स्थली कौन सी है? याद करो दोस्तों कौन सी है? जल्दी से बताइए दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्म स्थली कौन सी है? शाहपुरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शाहपुरा है जो कि भीलवाड़ा में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि पंचड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखित है, किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? जल्दी से बताइए। पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मारवाड़ रियासत के किसानों पर सर्वाधिक कितने प्रकार के कर लगाए गए थे? याद है दोस्तों आपको कितने प्रकार के कर लगाए थे? कुल है जो कि 136 प्रकार के कर लगाए थे। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कोटा राज्य में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? याद करो दोस्तों, कोटा राज्य में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो न्यूनराम शर्मा को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका
कि स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के महाराजा कौन थे? याद है दोस्तों आपको कौन थे? स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के महाराजा महारावल जवाहर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और जवाहर सिंह के ही समय दोस्तों सागरमल गोपा को जिंदा जलाया था, इसे भी ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है कि पार्ट ए से संबंधित दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है। पार्ट बी अभी आपका होने वाला है। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों कौन थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों पार्ट बी की ओर और देखते हैं कि कितने आपके क्वेश्चंस पार्ट बी में सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना दोस्तों पार्ट ए में कुल कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं पार्ट बी की ओर। तो पार्ट बी में है जो कि कुल आपके दोस्तों 40 प्रश्न होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी मामलों में दोस्तों हाई कोर्ट कितने माह के अंदर निपटारा करने का प्रयास करेगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो कितने माह के अंदर निपटारा करने का प्रयास करेगा? 3 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 2/3 सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 व 32 के तहत यदि शून्य घोषित कर दिया गया है तो दोस्तों राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर सकती है। इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों किस धारा में दिया गया है? तो धारा 33 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका के सदस्य को पद से हटाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों किस धारा में दिया गया है? धारा 39 में। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि अगर कोई सदस्य एमएलए या दोस्तों एमपी या पंचायती राज का सदस्य है और दोस्तों किसी नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाए तो वह कितने दिन की समाप्ति पर सदस्य नहीं रहेगा? जल्दी से बताइए दोस्तों कितने दिन की समाप्ति पर सदस्य नहीं रहेगा दोस्तों? 14 दिन की समाप्ति पर। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि परिवार कल्याण कार्य व दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण करना नगर पालिका का कर्तव्य किस धारा में दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों किस धारा में दिया गया है? तो धारा 45 में। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान विधानसभा द्वारा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो 1959 को। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के अध्यक्ष को चुनाव के दौरान दोस्तों चुनौती देनी हो तो किसे निर्वाचक याचिका के द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा? सॉरी किसे है जो कि प्रश्नगत किया जाएगा? जल्दी से बताइए किसे प्रश्नगत किया जाएगा? तो जिला न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका की किसी योजना को तैयार करने से पूर्व दोस्तों एक प्रारूप तैयार करेगी। नगर पालिका का दोस्तों किसी भी योजना को तैयार करने से पूर्व एक प्रारूप तैयार करेगी। इसका उल्लेख किस धारा में शामिल है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों किस धारा में शामिल है? धारा 160 में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका से संबंधित योजना कौन सी है? याद करो दोस्तों कौन कौन सी योजना है। मास्टर विकास योजना भी नगर पालिका की है, निष्पाद योजना भी नगर पालिका की है और वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना भी नगर पालिका की योजना है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका किसी योजना को तैयार करने से पूर्व दोस्तों एक सलाहकार समिति गठन करेगी, सलाहकार समिति का गठन करेगी दोस्तों, जिनमें शैक्षिक संस्थानों के कितने प्रतिनिधि होंगे, जल्दी से बताइए कितने प्रतिनिधि होंगे दोस्तों। तो है जो कि 6 प्रतिनिधि होंगे। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा दोस्तों, कौन सी धारा में मतदान सूची का उल्लेख मिलता है। याद करो दोस्तों कौन सी धारा में मिलता है, धारा 13 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कौन सा कार्य नगर पालिका अध्यक्ष का नहीं है। याद करो दोस्तों जल्दी से, कौन सा कार्य नगर पालिका का अध्यक्ष का नहीं है दोस्तों। बैठकों की अध्यक्षता करना नगर पालिका अध्यक्ष का कार्य है, और नगर पालिका की बैठकों का आयोजन करना भी है, और दोस्तों वित्तीय प्रशासन पर निगरानी रखना भी है। लेकिन दोस्तों नगर पालिका को विघटित करने का कार्य है जो कि आपकी नगर पालिका अध्यक्ष का नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर ये कार्य किसका है, तो ये कार्य है जो कि राज्य सरकार का है, यानी नगर पालिका को विघटित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, नगर पालिका के अध्यक्ष के पास ये कार्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला है आपका कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। याद करो दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और संयोग देखो दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए, और इसका मेंशन भी धारा 21 में मिलता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। याद करो दोस्तों कब लागू हुआ, 14 सितंबर 2009 को। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों कई सारे डेट अलग बताते हैं दोस्तों, लेकिन जो भी नगरपालिका अधिनियम से संबंधित जो भी पीडीएफ जो नगरपालिका अधिनियम की है उसमें है जो कि 14 सितंबर 2009 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की धारा 200 व 297 में किसका उल्लेख मिलता है। याद करो दोस्तों किसका उल्लेख मिलता है, नगर पालिका की शक्तियों और अपराधों का। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि जल निकास व्यवस्था को ठीक से सुनिश्चित करने का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में दिया गया है। जल्दी से बताइए दोस्तों किस धारा में दिया गया है, तो धारा 202 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका की वर्षा जल नाली व दोस्तों घृणात्मक पदार्थ की नालियाँ पृथक पृथक होनी चाहिए, इसका उल्लेख किस धारा में शामिल है। याद है दोस्तों आपको धारा 204 में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका के द्वारा बनाए गए शौचालय संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना क्या होगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कितना जुर्माना होगा, 2 से 5,000 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका कारखानों व स्कूलों और दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय निर्माण हेतु एक पहले दोस्तों एक नोटिस देगी, इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है। याद है दोस्तों आपको किस धारा में मिलता है, तो धारा 209 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका की जल प्रदाय से संबंधित शक्ति किस धारा में शामिल है। याद है दोस्तों आपको किस धारा में शामिल है, धारा 216 में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका कितने प्रकार की होती है। याद है दोस्तों आपको नगर पालिका कितने प्रकार की होती है, बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। हाँ जी, नगर पालिका है जो कि आपकी 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान के किन जिलों में दोस्तों दो नगर निगम हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान के जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है और कोटा में भी है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी राजस्थान में कुल 19 जिले हैं दोस्तों और कुछ नए संभाग भी बने हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों, पहले जो कि आपके मॉडल पेपर हो जाए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि नगर निकाय में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिकतम कितने निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने किए जा सकते हैं? तो 3 किए जा सकते हैं। निर्देशन पत्र दाखिल 3 किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 नहीं दोस्तों, 4 है। 4 दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ? याद है दोस्तों आपको कब लागू हुआ था? जल्दी से बताइए। 1951 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगरीय निकाय के चुनाव लड़ने हेतु भरे जाने वाले फॉर्म की शुल्क क्या होती है? याद है दोस्तों कितनी शुल्क होती है? इनकी कोई शुल्क नहीं होती, कोई प्राइस नहीं होती है, निःशुल्क होते हैं ये फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, जिसके बाद दोस्तों आपके शहरी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? याद है दोस्तों आपको कब लागू हुआ? जल्दी से बताइए। 3 जून 1993 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान में कुल कितने नगर निकाय हैं? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए, राजस्थान में कुल कितने नगर निकाय हैं? 200 कितने हैं? 240 नगर निकाय है। ऑप्शन नंबर छापना दोस्तों 240। या थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, कोई बात नहीं, 240 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, 240 कर लेना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अगर किसी नगर पालिका को दोस्तों समय से पहले विघटित कर दिया जाए तो नई नगर पालिका शेष अवधि तक कार्य कर सकती है। इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है? याद है दोस्तों आपको किस धारा में मिलता है? धारा 7 में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसका उल्लेख किस धारा में शामिल है? अभी जस्ट बताया दोस्तों, किस धारा में शामिल है? धारा 21 में शामिल है। एज 21 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि धारा 21 क का संबंध किससे है? याद है दोस्तों आपको धारा 21 क का संबंध किससे है? निर्वाचन के लिए विशेष योग्यता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के मतदान से संबंधित धारा कौन सी है? याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है? धारा 25 है और धारा 14 भी है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के निर्वाचन अपराध से संबंधित जानकारी किस धारा में मिलती है? कितनी धाराओं में नहीं दोस्तों, किस धारा में मिलती है? याद करो दोस्तों, किस धारा में मिलती है? तो धारा 19 में। ऑप्शन नंबर, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ दोस्तों, नगर पालिका के निर्वाचन अपराध से संबंधित जानकारी बिल्कुल कितनी धाराओं में मिलती है? हाँ जी, कितनी धाराओं में मिलती है? 19 में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका सर्वेक्षण से संबंधित धारा कौन सी है? याद है दोस्तों आपको कौन सी धारा है? जल्दी से बताइए। धारा 159। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि भूमिगत उपयोगिताओं के लिए नक्शे तैयार करने का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में शामिल है?
याद करो दोस्तों किस धारा में शामिल है, धारा 185 में। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सार्वजनिक स्थानों पर निजी वाहनों की पार्किंग का विनियमन करना नगर पालिका की किस धारा में शामिल है। जल्दी से बताइए दोस्तों किस धारा में शामिल है। तो धारा 253 में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कतिपय प्रकार की खेती जो दोस्तों जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है उसे नगर पालिका किसकी पूर्व अनुमति से प्रतिबंध करेगी। याद करो दोस्तों किसकी अनुमति से प्रतिबंध करेगी, तो राज्य सरकार की अनुमति से। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों नगर पालिका की बिना अनुमति से दुर्गंध खाद एकत्रित करता है तो जुर्माना कितना देना होगा, कितना होगा जुर्माना। याद करो दोस्तों कितना जुर्माना होगा, 1000 से 2000 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि धारा 82 का संबंध किससे है। याद करो दोस्तों धारा 82 का संबंध किससे है, जल्दी से याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों किस धारा में शामिल है। धारा 282 का संबंध किससे है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कतिपय प्रकार के व्यवसाय से है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दोस्तों किसी बात की होते हुए भी धारा 167 और 236 और 245 के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा, इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है। याद करो दोस्तों किस धारा में मिलता है, धारा 301 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका 120वां प्रश्न है कि नगर पालिका के अभिलेखों को साबित करने की रीति किस धारा में शामिल है। याद करो दोस्तों किस धारा में शामिल है, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल किस धारा में शामिल है, धारा 307 में। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास, यानी हमारा तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बस लगातार आपके लिए मॉडल पेपर आ रहे हैं दोस्तों। 30 मॉडल पेपर कुल होने वाले आपकी एग्ज़ाम से पहले। इन मॉडल पेपर को दोस्तों आप ढंग से निकाल लोगे ना, तो आप यकीन मानिए दोस्तों आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। लेकिन बस इतना है कि खुद को तकलीफ़ देनी होगी दोस्तों, पसीना बहाना पड़ेगा। यहाँ पर मॉडल पेपर निकाल लिया और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। मॉडल पेपर भी निकालना होगा और करंट अफेयर्स की न्यूज़ें भी आपको पढ़नी होगी, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी आपका होने वाला है और बाकी सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी निरंतर। अब आपका एग्ज़ाम दोस्तों नज़दीक है, तो बस तैयारी में लग जाइए दोस्तों। कुछ दिन के लिए दोस्तों बस छोड़ दीजिए ये सब चीज़ें और ख़ुद को टाइम दो दोस्तों। कम से कम दोस्तों 13-14 घंटा दो दोस्तों, तभी आपका है जो कि सिलेक्शन होने वाला है। मानता हूँ दोस्तों कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोस्तों बहुत पहले ही दोस्तों तैयारी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कईयों ने तैयारी की शुरुआत अभी ही की है। तो बस जिन्होंने भी अभी तैयारी की शुरुआत की है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को और समय दें। ठीक है दोस्तों, बाकी अपने सपनों को उड़ान देने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मिशन RS डिजिटल क्लासेस को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और ये मॉडल पेपर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।